जय हिंद साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं एक नया क्लास। मौलिक अधिकार का जो अपना क्लास चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जितने भी आर्टिकल थे उनके बारे में बनने वाले सवाल वो सब मैं करा चुका हूं और उनको भाग 3 में रखा गया था। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में रखा गया था और उनको अमेरिका से लिया गया था, जिनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने क्लासें यहाँ पर डाल रखी हैं, आप चेक करोगे चैनल में, आपको क्लासें मिल जाएंगी। आज हम करने वाले हैं भाग नंबर 4, जिसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिए गए हैं और जिस तरीके से आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल आते थे वो सब हमारे मौलिक अधिकार थे, उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल आएंगे वो सब हमारे नीति निर्देशक तत्व होंगे। आखिर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी समझेंगे। यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और यहां से अब तक क्या पूछा गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो आर्टिकल नंबर भाग नंबर 4 हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, बी.एन. राव ने यह कहा था कि भारत के नागरिकों को दो तरह के अधिकार मिलने चाहिए। एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसे अधिकार भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए कि अगर उनसे वो अधिकार छीने जाएं या कम किए जाएं या उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो वो न्यायालय जा सके। समझ रहे हो बात को? और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ऐसे अधिकार भी भारत के नागरिकों के पास होने चाहिए कि अगर उनको वो ना मिले या उनको ना दिए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो वो न्यायालय ना जा सके, यानी कोर्ट ना जा सके, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट वो ना जाए। अगर वो चले भी जाए तो फिर कोर्ट उनकी बात को सुने ना, इग्नोर मार दे। बात समझ रहे हो? तो बी.एन. राव ने ही कहा था कि भारत के नागरिकों को दो तरह के अधिकार होने चाहिए। अब आप अच्छे से जानते हो कि ऐसे हमारे अधिकार हैं जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उनका अगर उल्लंघन किया जाए, कम किया जाए या वो अधिकार ना दिए जाएं तो भारत का कोई भी नागरिक जिसके साथ मौलिक अधिकारों के साथ उल्लंघन किया गया है तो वो न्यायालय में जा सकता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 13 इस बात को कहता है। ये हमने पढ़ा था बढ़िया से। अब ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय अगर नहीं, मतलब अगर राज्य ना दे तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कोर्ट हम नहीं जा सकते। यानी आप सीधा सीधा इस बात को कह सकते हो, आप सीधा सीधा इस बात को कह सकते हो कि जो न्यायालय में परिवर्तनीय है, जिनको हम जबरदस्ती करके अपने मौलिक अधिकार समझकर ले ले, उनको कहते हैं हम मौलिक अधिकार। उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, ये हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे, कोई भी हमसे ये छीन नहीं सकता। और इनको भाग 3 में रखा गया है, ये बात आप अच्छे जानते हो। और इनको बोलते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। और इनको रखा गया है भाग नंबर 4 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल नंबर 13 के तहत आप कहां जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, यानी आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जो भी आपके नजदीक पड़े। और दोनों के पास इस चीज का अधिकार है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर आपको नहीं मिले, यानी आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक कोई सा आर्टिकल आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते। ठीक है भाई, यहां पर जा सकते हो, यहां पर जा सकते हो, यहां पर नहीं जा सकते हो। इसका आर्टिकल है, आर्टिकल भी हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरी बात यहां पर आ जाती है, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो इसका फटाक से। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो मैंने अभी लिखा था वो बात यहां पर भी है, वो बात यहां पर भी है। इस क्या है भाई? वो बात यहां पर यह है कि भाग 3 का क्या मतलब है? भाग 3 का मतलब हो जाता है यहां पर, भाग 3 का मतलब हो जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, अधिकार जरा बताओ ये कहां से कहां तक है? तो आप कह दोगे ये है आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। कहां तक? 12 से 35 तक है। ये बात आप बढ़िया से जानते हो। 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो अपने भाग 4 है, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसको कहते हैं नीति नीति निर्देशक निर्देशक नीति निर्देशक तत्व।
ठीक है भाई, या नीति निर्देशक सिद्धांत भी आ जाता है, तत्व की जगह कभी कभी आपको सिद्धांत भी मिल जाएगा। तो इनको कहां से कहां तक, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक रखा गया है इनको। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और इस बात की जो इजाजत है ये हमें आर्टिकल नंबर कौन सा देता है, हम हाई कोर्ट चले जाएं, इस बात की इजाजत हमें आर्टिकल नंबर 13 देता है कि आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यहां के लिए कोई आर्टिकल है क्या, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, आर्टिकल है या नहीं आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। यहां पर आ जाते हैं, देखो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा हम यहां पर कंपैरिजन करके बताता हूं, फिर हम आर्टिकल पे चलेंगे। देखो मौलिक अधिकार के अंदर और नीति निर्देशक तत्व के अंदर कुछ बातें दी गई हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर, दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, यहाँ पर हम पढ़ लेंगे इनको। क्या है वो बातें, वो बातें क्या है भाई, यहां पर देख लेते हैं। देखो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बात नंबर 1 भाग 3 में है, ये बात आप अच्छे जानते हो। और ये आर्टिकल नंबर 12 से कहां तक हो जाते हैं, बोले 35 तक हो जाते हैं। आप ये रट लो, रट देखो 50 तक तो आर्टिकल आपको ऐसा रटे हुए होने चाहिए कि आप नींद में भी अगर कुछ बोलो तो फिर आर्टिकल आपके मुंह से निकलना चाहिए और उसमें क्या दिया गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है ये हो जाते हैं हमारे भाग नंबर 4 में हो जाते हैं। और ये कहां तक है, आप कह दोगे 36 से लेके 51 तक हो जाते हैं। कोई दिक्कत है भाई, जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक हो जाते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार के न्यायालय में बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब है कि वो फोर्सेबल है। फोर्सेबल मतलब आप जोर दे सकते हो वहां जाकर कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं ये न्यायालय पर बाध्यकारी है, ये न्यायालय पर बाध्यकारी है। ये क्या है भैया, बाध्यकारी, ये बाध्यकारी हैं, ये हर हाल में कोर्ट को देने ही पड़ेंगे अगर कोई छीनता है हमसे तब। ठीक है भाई, और ये क्या है, ये न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कह सकते हो, ये कोर्ट में क्या है, बाध्यकारी नहीं है। क्या है भैया, बाध्यकारी नहीं है। क्रॉस का निशान लगाया था, इससे आप समझ जाना क्या बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर आपको कोर्ट दे ना दे या कोई राज्य आपको दे ना दे तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे आ जाते हैं, देखो आगे आ जाते हैं। क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो आप कहोगे बिल्कुल परिवर्तनीय है। तो ये क्या है भाई, ये परिवर्तनीय भी है, परिवर्तनीय भी है। ठीक है भाई, ये परिवर्तनीय भी है, लेकिन ये क्या है मेरे दोस्त, ये परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात यहां तक समझ में आई तो बोलो हाँ, ये परिवर्तनीय नहीं है। ये आपको समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है भैया, अब एक चीज और यहां पर आ जाती है, देखो यहां पर एक चीज और आती है, क्या ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे वाद योग्य हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं क्या ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब समझते हो, वाद योग्य यानी हम इस पे बहस कर सकते हैं क्या, मौलिक अधिकारों पर बहस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हैं तो हम बहस कर सकते हैं कोर्ट से। तो ये बाध्यकारी नहीं, ये वाद योग्य, ये वाद योग्य भी है, ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है भाई, ये वाद योग्य नहीं है। ये कुछ विशेषताएं मैं आपको लिखवा रहा हूं, सवाल सीधा सीधा आपसे यहां से बनेगा, क्या बनेगा, कि हमारे मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, हाँ तो हाँ ना तो ना। क्या नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी है या वाद योग्य है या नहीं, तो हाँ ना तो ना, क्योंकि नहीं है तो हम नहीं पर आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, क्या ये परिवर्तनीय है नीति निर्देशक तत्व, नहीं है। आप यहां पर जाओगे, क्या कोर्ट पर बाध्यकारी है नीति निर्देशक तत्व, नहीं है। समझ लो बात को। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है, उसको लिख ले लेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पर आता है कि मौलिक अधिकार हमारे सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। ये क्या है भैया, ये सकारात्मक भी है, ये सकारात्मक भी है, और भैया ये नकारात्मक भी है, ये नकारात्मक भी है। अब इसका क्या मतलब है, सकारात्मक और नकारात्मक क्या मतलब है। अगर मौलिक अधिकार हमें सीधे सीधे मिल रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हमारे क्या है भाई वो कहीं ना कहीं हमें सुविधाएं दे रहे हैं,
तो इसका मतलब वो हमारे लिए सकारात्मक है। कौन? मौलिक अधिकार। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल नंबर 33-34 बताया था। 33 और 34, 33-34 में क्या था कि अगर कहीं पर सेना का शासन लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, आर्टिकल नंबर 33 में था, तो वहां पर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कम हो जाते हैं, यानी ये नकारात्मक भी है। नकारात्मक का मतलब ये होता है कि ये हमें कम, हमारे मौलिक अधिकारों कम भी हो सकते हैं और कभी कभी इनको निलंबित भी किया जा सकता है। और निलंबित कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। और प्रतिबंधित जो करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को, वो संसद करती है। ठीक है भैया, तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। अब यहाँ पर 5वें पॉइंट पर आते हैं, क्या नीति निर्देश तत्व क्या है? तो आप कहोगे टोटली नकारात्मक है। टोटल ही क्या है भैया? सॉरी, ये टोटल ही क्या है? ये टोटल ही हमारे सकारात्मक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? सकारात्मक। सकारात्मक, ये टोटली क्या हो जाते हैं? सकारात्मक हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे मौलिक अधिकार मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, ये जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व, ये केवल और केवल क्या हो जाते हैं भाई? ये सकारात्मक हो जाते हैं। ये तो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जल्दी से फटाफट यहां से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ी सी बात समझेंगे। यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा है ये हमसे। देखो यहां पर जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा 2 आर्टिकल लिखे हैं, इन 2 आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहां पर कह रहा है आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 36, इसमें क्या कह रहा है? इसमें दी गई है परिभाषा। इसमें क्या दी गई है भाई? परिभाषा दी गई है। जिस तरीके से मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल नंबर 12 में मौलिक अधिकारों के लिए परिभाषा है, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व के लिए यहां पर आर्टिकल नंबर 36 में नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या है भाई? परिभाषा है। अब परिभाषा क्या होती है भाई? परिभाषा में क्या होता है? परिभाषा का मतलब होता है राज्य। परिभाषा का मतलब होता है राज्य, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। अब स्टेट आप ये मत समझ लेना जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला स्टेट नहीं। संविधान की भाषा में स्टेट उसे बोलते हैं जो कोई विभाग या कोई संस्था खुद अपना कानून बना सकते हैं और खुद ही उसको लागू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना। यानी कि जो, और जैसे कि आप दे सकते हो रेल, जैसे रेल विभाग पूरा रेलवे जो है, यानी कि आप रेल विभाग कह सकते हो। रेल विभाग, उसको देखो, आपने देखा होगा एग्जाम जो कराता है रेल विभाग खुद कराता है ना। इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम कराता है खुद कराता है, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है, वही कानून बना सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, कितनी बढ़ानी है, कितने यूनिट, कितने रुपए प्रति यूनिट होना चाहिए, कितने नहीं होना चाहिए। रेल है, कितने का टिकट होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए, रेल विभाग आ जाता है। ये जो अपने आप में स्वावलंबी होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं हर चीज को लेके, कानून बनाने तक और लागू करने तक, तो उनको बोलते हैं राज्य बोलते हैं, यानी स्टेट बोलते हैं संविधान की भाषा में। संविधान की भाषा थोड़ी सी अलग होती है इस मामले को देखकर, है ना। तो रेल विभाग हो जाता है, कोर्ट हो जाता है, जैसे कोर्ट में कुछ अपने ही कानून बनाया और लागू कर दिया। तो ये चीजें जो होती हैं ये परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और इसी तरीके की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में थी, और वो किसके लिए थी? वो थी भाई मौलिक अधिकारों को लेकर। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर, ये कंप्लीट हो गया। आर्टिकल नंबर आ जाता है 37। आर्टिकल नंबर 37 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे, देखो इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूं। इसमें कह रहा है आर्टिकल नंबर 37 में कि अगर आपको नीति निर्देशक तत्व नहीं मिलते हैं तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नीति निर्देशक तत्व हमें नहीं मिल, जैसे नीति निर्देशक तत्व में आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखोगे आर्टिकल नंबर 47 है, वहां पर क्या है? वहां पर कहा जा रहा है कि मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उन पर रोक लगाएगी और सेहत पोषण के लिए थोड़ा सा विकास करेगी या कोई नया उपबंध करेगी सरकार। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब गुटखे पर अगर रोक लगा दी जाए, गुटखे पर, शराब पर या नशीले पदार्थों पर गवर्नमेंट रोक लगा दे,
समझ रहे हो? तो आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हमारा नीति निर्देशक तत्व है गुटखा खाना, शराब पीना तो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, तो आप भाई हमें क्यों नहीं दे रहे, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट आपको लत्याड़ देगा वहां से कि भागो यहाँ से, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये तुम्हारा नीति निर्देशक तत्व है, ये हम पर डिपेंड करता है या राज्य पर डिपेंड करता है, वो आपको दे या ना दे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं एक और देकर, जैसा अभी आपने देखा था कि मांस अभी कुछ समय पहले बंद हो गया था, यानी गौ हत्या पर रोक लगा दी थी पूरी तरीके से, और वहां पर जो फर्जीवाड़े जो गौशाला थे उनको बंद कर दिया गया था, और जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको चालू रहने दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद जीएसटी के साथ। समझ रहे हो बात को? तो गौ हत्या पर जो रोक लगाई गई थी, है ना, कि आप कोई भी किसी भी पशु को, दुधारू जो पशु हैं उनको नहीं काटेगा कोई भी अपने हित के लिए। तो अगर लोग वहां जाकर ये कहने लगे कि भाई मांस खाना तो हमारा मौलिक नीति निर्देशक तत्व है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो कोर्ट हमें वहां भी लत्यार देगा। क्यों लत्यार देगा? कहेगा कि ये तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये नीति निर्देशक तत्व है। अब ये आपको मिले ना मिले ये कोर्ट पर डिपेंड करता है या फिर उस राज्य पर डिपेंड करता है। इसलिए कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 37 कहता है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है। ये नहीं कि कोर्ट हमें ये दिलवाएगा, मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। समझ रहे हो बात को? और चले गए तो वहीं से डांट के भगा देगा, निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है। वहां पर तुम चोर दिखाते हो, यहाँ पर चोर नहीं दिखा सकते। समझ रहे हो बात को? वहां पर तो बड़ी सीना सीना तान के आते हो कि मौलिक अधिकार है, चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ कर सकते। समझ रहे हो बात को? अब ये बात आई थी एक समय पहले कि अब मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा जाए या फिर नीति निर्देशक को ज्यादा ऊपर रखा जाए, यानी किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता हमें किसे देनी चाहिए, सुपीरियर कौन होना चाहिए, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी। अब बात जब ये आई तो एक केस आया था, देखो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर केस पूछ लिए जाते हैं, किस केस के दौरान क्या हुआ था। समझ रहे हो? तो एक केस आया था, उस केस में जिसका नाम था चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। समझ रहे हो बात को? ये एक केस आया था चंपक दोराई नाम से ये आया था कि जो मौलिक अधिकार है वो भारत के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है और वो बाध्यकारी भी है, परिवर्तनीय भी है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से ऊपर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो भारत के नागरिकों का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। वो ऐसे हो जाएंगे जैसे को कोई जेल में कैदी होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी गई और चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है वो ज्यादा सुपीरियर है, उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा गया था, किसके ऊपर रखा गया था? नीति निर्देशक तत्व के। तो पहले नंबर पर आ जाता है ये और दूसरे नंबर पर आता है ये, यानी नीति निर्देशक तत्व दूसरे नंबर पर आता है। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। 2 आर्टिकल मैंने आपको करा दिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर मैंने आपको बता दिया, क्या दोनों में फर्क है, मिलेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो, क्या क्या यहाँ से सवाल बनेंगे वो भी आप सीख गए हो बढ़िया से। अगर ये पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत या फिर किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व अगर हमें ना मिले तो हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस बात का कौन उल्लेख करता है? तो आर्टिकल नंबर 37 इस बात का उल्लेख करता है। नीति निर्देशक तत्व, अगला सवाल ये बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्व की जो परिभाषा है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाता है 36 यानी 36वां आर्टिकल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, दिमाग में आपके घुस गई होगी। इस सब का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब चीज मैंने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दोनों में मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।